हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए भाई, सभी का स्वागत। गणेश, रोहित, अंजलि, पूजा, जितेंद्र, नीलम, कांत, शिव, विमलेश, आशीष, विशानु, रीना, मुकेश, सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो स्पेशल सेशन करने वाले हैं, इसमें आज आपको यह जानने को सीखने को मिलेगा कि रेलवे एएलपी का जो पैटर्न होता है, मैथ्स होता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार की चीजें सारी रहती हैं। तो आज मैं आपको पैटर्न बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको डर लगता है मैथ्स से, आपके मन में अगर ऐसा कोई डाउट है कि पता नहीं कितना कठिन मैथ्स आता होगा, पता नहीं क्या क्या होता होगा, तो आज का ये सेशन आपके लिए बेहद काम का है। इसको अटेंड करिए, बहुत हेल्प आपको मिलेगी और आपको ये समझने को मिलेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, किस लेवल के प्रश्न आते हैं। एंड एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि कंक्लूजन क्या है। आखिर इसके पैटर्न को अगर कंक्लूड करना हो तो क्या कहा जा सकता है। एट द एंड विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ठीक है, मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया है कि मैथ्स में आपको क्या पढ़ना चाहिए, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना चाहिए, साइंस में, जीएस में क्या पढ़ना है। तो अगर आप आरआरबी एएलपी सिलेबस बाय आदित्य पटेल सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने सब बताया है बहुत डिटेल कि किस चैप्टर से प्रश्न आते हैं, किससे नहीं आते हैं, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी हर छोटी छोटी चीज का जवाब आपको उसमें मिलेगा। तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा जो टारगेट है मैं फिर से बता दूं, पिछले वर्ष के हम पेपर का लाइव सॉल्यूशन आज करेंगे और मैथ्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, सब लोग इसको देखिए ध्यान से। सवाल क्या है? a-1/a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो आपसे पूछा गया है a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा आप। एक मिनट, फिर से मैं शुरू कर रहा हूं, कुछ उसमें राइटिंग में इशू आ रहा था। वैकेंसी बढ़ने के चांसेस तो हैं, देखिए बाकी क्या होता है। कल टेक्नीशियन का भी अपडेट आ गया है, आपने देखा होगा, है ना। देखो, ए सवाल क्या है आपका, a-1/a की वैल्यू 1 है, तो आपसे पूछा गया है a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर क्या होगा, है ना भाई। तो ये ठीक वही सवाल है अगर आपने एलजेब्रा चैप्टर पढ़ा है, जहां पे x प्लस 1/x की वैल्यू n होती है, तो आपसे पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। और ठीक इसी प्रकार x माइनस 1/x की वैल्यू n है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर क्या होगा, ये आपको पता होगा। दो केस बनते हैं ऐसे, एक्स 1/x वाले टोटल 10 केस बनते हैं अगर आपने एलजेब्रा पढ़ा है। तो मैंने 10 अलग अलग टाइप इसमें डिस्कस करे हैं जो इनसे बनते हैं। अगर आपको कभी प्लस दिया रहे, x प्लस 1/x दिया है और आपसे अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है, तो इसका शॉर्टकट होता है कि नंबर का स्क्वायर करके उसका दुगना घटाते हैं। अगर कभी प्लस में दिया हुआ है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि नंबर का स्क्वायर करके उसमें से दुगना घटाते हैं। लेकिन अगर कभी माइनस में आ जाए तो इस नंबर का स्क्वायर करके उसमें 2 गुना जोड़ते हैं। यानी इसमें उल्टा चलता है, अगर प्लस में दिया है तो माइनस करते हैं और माइनस में दिया है तो प्लस करते हैं। ये इसका शॉर्टकट है और इसको हमने पूरा प्रूफ भी करा है कि ये शॉर्टकट कैसे बना है, ये भी आप जानते हैं। तो आपको केवल नंबर का स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ना है, बस इतना सा काम है। तो यहां पर आपको क्या कहा गया है, 1, तो आप 1 का स्क्वायर करके उसी का 2 टाइम्स, उसी का 2 गुना जोड़ देंगे। तो 2 + 1, योर फुल एंड फाइनल आंसर विल बी 3। आपका जो अंतिम आंसर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। 3 इज द राइट आंसर। यस, समझ आया।
क्लियर है? तो हमने यहां पे क्या लगाया है कि जो नंबर है उसका स्क्वायर करके उसी का 2 गुना जोड़ा है, ये इसका शॉर्टकट है। बाकी मैंने आपको चीजें बताई। चलिए आगे, अगला सवाल है, निम्नलिखित वृत्त चार्ट पाई में कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन दिए गए हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द एनुअल प्रोडक्शन। कुल उत्पादन अगर 9000 टन है, कुल उत्पादन अगर 9000 टन है, तो चावल के उत्पादन की मात्रा बताइए। चावल का उत्पादन बताइए। तो भैया ये रहा चावल, 40%। चावल का उत्पादन हमें पता लगाना है, तो कुछ नहीं करना है। 9000 टोटल, 9000 टन का टोटल प्रोडक्शन है, उसमें चावल कितना है? उसमें चावल 40% है, तो आपको इसको बस 40% निकाल देना है। 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? लेकिन चावल के उत्पादन की मात्रा आपको टन में बतानी है, ठीक है? राइस आपको यहां पे टन में बताना है। कुछ दिक्कत है क्या इसमें? 9000 का 40% तो 3600 आ जाएगा। If the production is 9000, then the quantity of rice production in tons. ठीक है? या फिर ये आपको, मुझे लगता है कि ये फिर आपका परसेंटेज नहीं है ना? अच्छा हाँ, ठीक 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 ठीक, ये आपका भैया परसेंटेज नहीं है। 140 और 100 हो गया 240। 240 में आपने ये जोड़ दिया, ओके। ये आपका डिग्री में है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सारा डिग्री में है और इन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप ही देखो कि ये क्या है। तो ये 40% नहीं है, ये 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री है और हम जानते हैं कि पूरा अपने आप में कितना डिग्री होता है? पूरा अपने आप में 360 डिग्री होता है। हमें डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हां, सबको जोड़ने पर 360 आ रहा है, मतलब वो क्या है? 360 डिग्री है। तो आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। और कल रात को ही मैंने डीआई की क्लास कराई थी, शायद आपने देखा होगा, उसमें हमने डिग्री वाले काफी सवाल किए थे। तो 40 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 बार और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 1000 बार। तो चावल का उत्पादन कितना है, राइस का प्रोडक्शन कितना है? तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 टन का। 1000 टन, 1000 टन आपका आंसर है। क्लियर है? हाँ, कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से नहीं मतलब सॉरी 1 फरवरी से विनर्स के एप्लीकेशन पर आरआरबी एलपी का लाइव बैच भी स्टार्ट हो रहा है। उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा भी लास्ट में, और बहुत कम फीस है, 499 में कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला है 4/5, 2/3 एंड 5/7। आपसे कहा है कि भैया हमें इनका एलसीएम बताइए। इनका क्या बताइए? एलसीएम बताइए। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल। ठीक है, देखो होता क्या है, अगर एलसीएम कभी भी बोलते हैं ना, तो जितने भी आपके ऊपर नंबर्स होते हैं, ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो आप 4, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, और नीचे आपके पास क्या है? 5 है, 3 है और 7 है, इनका आप एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम, नीचे वाले का आप एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका एलसीएम, ऐसा नंबर जो सबसे कट जाए, तो 4, 5 और 2 तीनों से कटने वाला नंबर 20 हो सकता है, और इनका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन निकल रहा हो। तो तीनों में कॉमन क्या हो सकता है? तीनों में कुछ कॉमन नहीं होता, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उस केस में एचसीएफ 1 माना जाता है। तो 20/1 यानी कितना माना जाएगा? आपका एचसीएफ आएगा 20 एलसीएम आएगा 20। 20 आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर? हाँ, विनर्स एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, मैं लास्ट में आपको जानकारी दे दूंगा, है ना? नहीं आलोक, उस पे मैं नहीं, हमारे दूसरे भी टीचर्स हैं, बोलेंगे, लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे आपको। चलिए, कौन सा भिन्न आवर्ती दशमलव नहीं देगा? कभी कभी अगर समझ ना आए तो आप इंग्लिश भी देख लिया करो, इंग्लिश में कभी कभी इजी हो जाता है। विल नॉट गिव रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती दशमलव। आवर्ती मतलब जो बार बार आए, है ना?
मतलब जो अनंत तक जाए, रिपीटिंग मोड पर रहे यानी अनंत तक जाए। तो आप जैसे यहां पे सॉल्व करोगे 7/56, एक आप सॉल्व करोगे 6/56, फिर आप सॉल्व करोगे 4/56, फिर आप सॉल्व करोगे 8/56। तो देखो 1 बाय 1 सबको लेते हैं। 7 से कैंसिल हुआ 8 बार, तो ये आ गया 1/8। 6 से ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो अगर इसको भाग दिया तो 2 से कैंसिल होगा 3 बार, 2 से कैंसिल होगा 28 बार। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 एकम और 4 इंटू 4 16, है ना, 14 इंटू 4 56। 8 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार। अब आपसे क्या कहा है, आवर्ती दशमलव नहीं है, यानी रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। रिपीटिंग का मतलब होता है कि जो अनंत तक जाए, जो आगे कई बार जाए, जिसका कोई अंत ना हो। एक में अगर आप 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। 28 में आप 3 का भाग देंगे तो आंसर जो भी आए, लेकिन ये अनंत तक जाएगा, ये पूरा पूरा कभी कटेगा ही नहीं भाई। एक में 8 का भाग दोगे 0.125, इसके आगे कुछ लेना ही नहीं है। उसके अलावा कोई भी ऑप्शन लोगे, आप 14 का भाग दोगे तो 0.7 और ये अनंत तक जाएगा। 7 का भाग दोगे तो 0.1428 और ये अनंत तक जाएगा। सारे ऑप्शन अनंत तक जाएंगे, सब में चीजें रिपीट होगी। दशमलव के बाद वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी, अनंत जाएगी। केवल हमारा पहला ऑप्शन ऐसा है जो निश्चित है, जिसकी एक सीमा है, जो एक जगह पे जाके रुक जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 7/56, 7/56। आया समझ में? नहीं पूछा है आपसे कि कौन सा आवर्ती दशमलव नहीं है, विच इज नॉट गिविंग रिपीटिंग डेसिमल्स, जिसमें रिपीट नहीं होगा। सब में आंसर अनंत तक जाएगा, पूरा पूरा कभी भाग नहीं जाएगा, सिवाय ऑप्शन ए के। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलते हैं। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति 3420 में एक चाय का सेट बेचा, जो कीमत से 43% कम था। ठीक है, इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए था? ओके, देखो आप जानते हैं कि भाई हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 43% कम हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, वो 57% हो जाएगा, है ना। तो जो आपको यहां पे दिख रहा है 3420, ये अपने आप में 57% है। कितना है, 57% है। और ये अपने आप में 43% कम था, और आपको इस पे 10% का प्रॉफिट अर्न करना है। तो आपसे ये पूछा है कि कितना अधिक में बेचना चाहिए। तो मैं आपको बोलता हूं कि 43 पे 10 ज्यादा हो जाएगा, आप डायरेक्ट इसका 53 निकाल दीजिए, यू विल गेट डायरेक्ट आंसर, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको देखोगे 57 से अगर आपने इसको कैंसिल करा तो ध्यान से देखो ये 60 बार कट रहा है, तो 0 आ गया, 6 तिया 18 का 8 आ गया, 30 और 1 31 आ गया। इतने रुपए अधिक में बेचेंगे, बी आपके प्रश्न का आंसर है, 3180। आया समझ में? हम आज केवल प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, है ना, कि जो परीक्षा में पूछे जाते हैं हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। आया समझ में? केवल उसको 10% बढ़ा दो, 43 से आप उसको 10 करके 53 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका काफी डिटेल लॉजिक है, पर अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो 15 शेष बचता है। जब एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो -1 शेष बचता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को अगर x माइनस 1 से विभाजित करते हैं तो क्या शेष बचता है? 15 शेष बचता है ना।
और इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को अगर एक्स प्लस 1 से विभाजित करते हैं तो माइनस का 1 बचता है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया है। क्या बात क्लियर है आप सभी को? अगर आपने पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद चैप्टर पढ़ा है तो आपसे यह सवाल बनेंगे, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए कभी भी अगर ऐसा दें कि x माइनस 1 से विभाजित करा है तो बराबर में 0 ले लो और -1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखिए, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, a में 1 का गुणा करोगे a आएगा, b ही रहेगा और ये 15 हो जाएगा। यहां पे आपके पास बचेगा a प्लस बी और 15 में से 1 जाएगा 14। बहुपद चैप्टर का ये सवाल है, पॉलिनोमियल्स का ये क्वेश्चन है। यहां पे x प्लस 1 की वैल्यू 0 रख लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो x की वैल्यू -1 रखिए, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, -1 का मल्टीप्लाई b में करेंगे माइनस का 1 आएगा और यहां आ जाएगा आपका माइनस का 1 b आ जाएगा, यहां a आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, माइनस का 1 है तो इसको मैं माइनस का b ही लिख दूं तो a में से बेसिकली b जाएगा और ये जब उधर जाएगा तो 1 और उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दो इक्वेशंस मिल गए। आप इसमें चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऐसी दो संख्या सोचिए जिनको जोड़ने पर 14 आए और जिनको घटाने पर यानी उनका अंतर 2 आए। माइनस का चिंता आप मत करो, ए छोटी संख्या होगी, बी बड़ी संख्या होगी, इसलिए माइनस का 2 आ रहा है। ए अगर छोटी संख्या है, छोटी संख्या में से बड़ी घटाओगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो आप चिंता मत करो। ऐसी संख्या सब लोग मुझे सोच के बताओ जिनको जोड़ने पर 14 आए और उनका अंतर कितना आए? 2 आए। जोड़ने पर 14 आना चाहिए, अंतर 2 आना चाहिए। तो आप तत्काल क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर आप एक संख्या 6 और 8 ले लो, और सर आप एक संख्या 6 और 8 ले लो। 6 और 8 जोड़ोगे 14 आएगा, 6 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा। मुझे पता चल गया कि भैया a का मान 6 है, b का मान 8 है और आपको दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64 और दोनों अगर जुड़ गए तो क्या बन जाएगा? 100। आप इन्हें इक्वेशन बना के सॉल्व भी कर सकते हो कि a प्लस बी, a माइनस बी बराबर ये a की वैल्यू b की वैल्यू, लेकिन डायरेक्ट निकाला जा सकता है तो हम क्यों परेशान हो? क्लियर? तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 100 आपके प्रश्न का आंसर है। कोई डाउट? वेरी गुड। चलिए, दीपाली ने कप का सेट 375 में खरीदा लेकिन इसे 345 में बेच दिया। खरीदा 375 में, बेचा 345 में, कितने प्रतिशत नुकसान हुआ? लॉस पता लगाना है परसेंटेज में, है ना भाई? तो 375 की चीज 345 में बेच दी है, यानी 30 रुपए का नुकसान हो रहा है। किस पर हो रहा है? 375 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा कर देंगे 100 का। तो 15 से उड़ा देते हैं, 15 दूनी 30, 15 इंटू 5, 25 से उड़ा दो इसको 4 बार, तो क्या 8% का नुकसान हो गया? 8% लॉस, 8% का नुकसान। क्लियर? चलिए आगे। हाँ, मैं रात को क्लास लेता हूं 8 बजे। आप रात को 8 बजे मेरी रेगुलर क्लास अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक 123, देखो कितना आसान सवाल है। अगर 123 में 356 का गुणा किया जाए तो 43788 प्राप्त होता है। तो अगर 1.23 में 0.356 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा?
भाई आप एक बात सोचो, यहां दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो जो भी आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए? 5 आने चाहिए। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो आंसर में दशमलव के बाद 5 डिजिट्स 5 अंक आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, 4 3 7 8 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। सी वाला आपका आंसर है, एकदम आसान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हां, आपको विनर्स के एप्लीकेशन पर 1 फरवरी से नया बैच मिल जाएगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस सब आपको पढ़ने को मिलेगा, और पूरे बैच की फीस ओनली 499 है। एकदम नया फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसे विनर्स की एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हो, है ना। सारे सब्जेक्ट शानदार तरीके से आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आखिरी में मैं आपको डिटेल दे दूंगा कि कहां से क्या कैसे आप कर सकते हो। और मैं अपनी YouTube पर रेगुलर क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा हूं, और उसमें थोड़ा सा मैं बदलाव करने वाला हूं। तो आज रात को मैं आपको ये पूरा प्लान बताने वाला हूं कि YouTube पर मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आज रात को 8 बजे मैं अपना पूरा प्लान डिस्कस करूंगा आपके साथ कि किस तरीके से हम और आप YouTube पर पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज रात को 8 बजे आप जरूर जुड़िएगा, है ना। चलिए फिलहाल अगले सवाल पर हम चलेंगे। एक रेलगाड़ी काजीपेट, है ना, काजीपेट से 5 बजे निकलती है, 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है। एक दूसरी रेलगाड़ी है जो 7 बजे निकलती है, 5 बजे पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलेगी? मान लीजिए दोनों रेलगाड़ियां समान चाल से चल रही है। बहुत अच्छा सवाल है। हां, चलो सुनो, आप 2 स्थान ले लो, एक ये हो गया है और एक ये हो गया है। इसका नाम दे दो काजीपेट, इसका नाम दे दो आप बेंगलोर। यहां से ट्रेन निकलती है 5 बजे, यहां से निकलती 5 बजे और बेंगलोर पहुंचती है 3 बजे, है ना भाई। बेंगलोर वाली ट्रेन निकलती है 7 बजे और यहां पहुंचती है 5 बजे। क्या बात क्लियर है आपको? 5 बजे निकली, 3 बजे पहुंची। इधर वाली ट्रेन 7 बजे निकली और 5 बजे पहुंची। अब इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने यह भी नहीं बताया कि बेंगलोर और काजीपेट में कितना अंतर है, दूरी नहीं पता, चाल नहीं पता। केवल एक ही चीज हमें पता है और वो है समय, कि दोनों को समय कितना लगेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जल्दी से सब लोग बताओ कि सुबह 5 बजे निकले और दोपहर के 3 बजे अगर पहुंचे तो कितना समय लगेगा? 5 बजे से 3 बजे तक 10 घंटे होते, 10 आवर्स होते, है ना, 10 घंटे हो गए। इसी प्रकार 7 बजे निकले, 5 बजे पहुंचे तो 10 घंटे हो गए। मतलब भाई ये बात तो तय है कि दोनों को लगा समय सेम है, क्योंकि चाल सेम है, तो दोनों को ही 10 घंटे लगे हैं। अब ऐसे सवालों में आप कोई दूरी मान लो, तो मैं मान लेता हूं कि भाई दोनों के बीच की दूरी है 100, ठीक है। अब 100 किलोमीटर अगर ये चलेगी 10 घंटे में, तो इसकी चाल आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, है या ना। और इन्होंने कहा है दोनों की चाल सेम है, और यहां भी आप अगर निकालोगे कि 100 को 10 घंटे चलाओगे तो इसकी चाल भी कितनी आएगी? इसकी चाल भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी, है या ना। तो अब मुझे सब पता चल गया, मुझे पता चल गया कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100। दोनों की चाल कितनी है? तो एक की चाल 10 है, तो इसकी चाल भी कितनी है? 10 है। तो यह भी मुझे पता चल गया, ठीक है। अब सुनिए, एक ही बात है यहां पे कि ये वाली ट्रेन 5 बजे निकली, ये वाली ट्रेन 7 बजे निकली। यहां पे मुझे सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, सापेक्ष चाल का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। सापेक्ष चाल का नियम बोलता है कि जब दो चीजें एक साथ चले तो सापेक्ष चाल लगता है। भाई ये 5 बजे निकली, ये 7 बजे निकली। सोचो जब 7 बजे ये निकली होगी तब तक ये भी आगे बढ़ चुकी होगी, क्योंकि ये तो 5 बजे निकल गई थी। तो 7 बजे ये अगर यहां पहुंच गई तो मुझे बताइए कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अगर इसकी चाल 10 है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 20। 100 में से 20 गया तो आपके पास कितना बचा? आपके पास 80 बचा। 100 में से 20 गया तो आपके पास कितना बचा? 80।
यानी दोनों की बीच की दूरी है 80 किलोमीटर और दोनों की दिशा विपरीत है। विपरीत में चाल जुड़ती है, रिलेटिव स्पीड प्लस होती है, तो दोनों की चाल कितनी है? 10 और 10 20। तो भाई साहब दोनों की कितने घंटे बाद मुलाकात होगी? दोनों की 4 घंटे बाद मुलाकात हो जाएगी। आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे बाद उनकी मुलाकात होगी। क्लियर है इतनी बात सभी को? अब 4 घंटे बाद मुलाकात होगी तो 7 बजे के 4 घंटे बाद यानी कितने बजे मुलाकात होगी? तो आपका जवाब आएगा 11 बजे। ठीक है, दोपहर के सुबह 11 बजे उनकी मुलाकात होगी। कोई डाउट हो तो पूछो, आराम से देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। आया भाई समझ में सभी को? थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया है इसलिए समय लगा है, इतना डिटेल में करने की हमें जरूरत नहीं है अगर सब पता हो तो। भाई आपने जैसे ही 10-10 घंटे इनका निकाला, आपने इनको देखते हुए ही मैंने दूरी यहां पे मानी है कि उनकी दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर 10 घंटे में चाल आ गई 10, 100 किलोमीटर 10 घंटे में दोनों की चाल सेम है। क्योंकि ये 7 बजे निकली है तो ये 7 बजे कहां होगी, है ना? तो 7 बजे कहां कहां होंगी? तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल गया, यानी अब उनके बीच की दूरी कितनी बची है? उनके बीच की दूरी 80 बची है, 80 बची है ना? तो 80 किलोमीटर और दोनों अपनी अपनी चाल से चलेंगी, 10 और 10 20, यानी 4 घंटे बाद मिलेंगी। किसके 4 घंटे बाद? 7 बजे के 4 घंटे बाद, यानी कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा विदाउट एनी तकलीफ। ठीक है, बताइए, आया मजा? ठीक है, चलिए एक और बहुत अच्छा सवाल है आप सभी के लिए, इसको सॉल्व करो। 22 मैं आपके लिए और लिख देता हूं, 1/4 माइनस का 5 माइनस का 48 डिवाइडेड बाय माइनस का 16। इसको सबको सॉल्व करना है जल्दी से। ठीक है भाई? हम्म, वेरी गुड, आंसर भी आ गए हैं भाई कुछ लोगों के। देखो आपको इसके लिए बोर्ड मास का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको बोर्ड मास पता है क्या होता है तो आप इसको बहुत जल्दी उड़ा सकते हो, नहीं पता है तो दिक्कत है। देखो ये आ गया आपका 22, यहां पे आप जाओगे तो ये आ जाएगा आपका 1/4, इसको भी ऐसे ही रहने दो। हम ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, इसको भी माइनस का 5 रहने देते हैं, इसको भाग देते हैं। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16 तिया 48 यानी माइनस का 3। 16 तिया 48 और माइनस पहले से माइनस कट गया लेकिन माइनस है, 16 तिया 48 यानी 3 आ गया। फिर ये हो गया आपका 22, ये आ गया आपका 1/4। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 और 3 क्या हो जाएगा? 5 और 3 हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, अब इनका गुणा होगा तो माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल, 4 से कैंसिल होगा 2 बार, तो 22 में आपका 2 जुड़कर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 यानी 24। 24 आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। हाँ,
हाँ भाई अखिल, डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ। आया समझ में? 24 16 से ये कैंसिल होगा 3 बार, माइनस का 5 और माइनस का 3, -5 -3 8, माइनस माइनस प्लस 4 से कैंसिल हुआ 2 बार, आंसर आ गया आपका कितना? 24। चलिए अगला सवाल है, W X Y Z आरोही क्रम में है। W है, फिर X है, फिर Y है, फिर Z है ना, आरोही क्रम में, यानी ये बढ़ते क्रम में है। तो W छोटा होगा, उससे बड़ा X होगा, उससे बड़ा Y होगा, उससे बड़ा Z होगा, है ना। इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत, 3 न्यूनतम संख्या यानी ये तीनों सबसे छोटी संख्या, तो W X और Y का औसत 18 है। अब एवरेज 18 है, बिकॉज 3 नंबर्स हैं, 3 संख्याएं हैं, तो मुझे 18 का 3 गुना कर लेना चाहिए, यानी 54। डायरेक्ट लिख दूं 18 3 54, 18 3 54। 3 अधिकतम संख्याएं मतलब ये तीनों ऊपर की तीनों, X प्लस Y प्लस Z का एवरेज कितना है? 22 है। तो 22 का 3 गुना कितना आ गया भैया? 66। अब यहां पे साइन चेंज कर लो, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, एक्स कैंसिल हो गया, वाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा W, इधर बचा Z। 66 में से आपका 54 गया, तो 66 और 54 में अंतर आएगा 12 का। तो आपको पता चल गया। अब इन्होंने देखो बहुत स्मार्टली पूछा है, आंकड़ों का परिसर क्या है। अब कई लोग को पता ही नहीं परिसर क्या होता है। सांख्यिकी में, स्टेटिस्टिक्स में आप जाओगे तो मैं आपको बताता हूं, परिसर का मतलब होता है रेंज, और इसका बड़ा ही आसान मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन है? Z, और सबसे छोटी संख्या कौन है? W। इनका अंतर, तो W में से Z घटाएं या Z में से W घटाएंगे, आंसर तो सेम आएगा। इन्होंने क्या करा है, छोटी संख्या आगे लिख दी, बड़ी संख्या बाद में लिख दी, इसलिए आंसर माइनस में आ रहा है। अगर यही चीज Z माइनस W हो जाए तो ये 12 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, परिसर, रेंज क्या है? आंसर आ जाएगा आपका 12। इतना सा काम था बस इसमें। समझे या नहीं समझे? रेंज यानी परिसर यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, है ना भाई। तो W में से Z घटाओ या Z में से W, आएगा तो 12 ही। छोटी में से बड़ी घटाओगे तो माइनस आएगा, बड़ी में से छोटी घटाओगे प्लस आएगा, 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एलपी की टेस्ट सीरीज चल रही है आशीष हमारी एप्लीकेशन पर। चलिए, 32 49 का वर्गमूल पता लगाइए। आपको यह बताना है कि 3249 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है। जल्दी से बताओ मुझे कि ये किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर है। वेरी गुड। वर्गमूल अगर आपको निकालते आता है वेल एंड गुड, और नहीं तो आप वैसे भी फटाफट देख सकते हो भाई। 7 का वर्ग हो गया आपका 49, और 57 में आपने 7 जोड़ दिया तो हो गया 64, 64 का आधा हो गया 32। तो ये 57 का स्क्वायर है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, 57 आपका आंसर आएगा। एक तार को, तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 है। इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है भाई। चलो, मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूं, और उससे आपको प्रश्न हल ही नहीं करना पड़ेगा। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आपसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर।
तो पाई के अंदर आता है, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। अब चीजें चाहे जो हो, 22 आया, इस 22 का मतलब होता है 11 × 2। जो भी आंसर आएगा वो 11 के पहाड़े में आना चाहिए, वो 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, है ना। तो क्या 150 में 11 का भाग जाता है? नहीं जाता। क्या 153 में 11 का भाग जाएगा? 11 एकम 11 और बचेगा 43? नहीं। 11 एकम 11 बचेगा 45? नहीं। 11 एकम 11 बचेगा 44। 11 × 4 44। आपका आंसर आ गया 154। खत्म। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो 11 के मल्टीपल में आए, जो 11 के पहाड़े में आए। तो 11 के पहाड़े वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज 154। खत्म। हाँ रजनी जी, वो नहीं कर पाएंगे अप्लाई ना कुछ टेक्निकल डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी आप एएलपी का फॉर्म भर पाएंगे। समझे भाई? जो भी हो हम सब कर लेंगे। मैं आपको फिर भी तरीका बता देता हूं। ये तांबे का तार है, आपने इसको एक वर्ग बनाया और उसका क्षेत्रफल 121 है। तो 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। एक भुजा 11 है तो इसमें तो 4 भुजाएं होती हैं, तो एक भुजा 11 है तो चारों भुजाएं 44, यानी जो तार है उसकी लंबाई कितनी है? 44 सेंटीमीटर है। अब इसी को मोड़ के आपने एक वृत्त बनाया, तो वृत्त बनाया, सर्कल बनाया, यानी परिधि। परिधि की वैल्यू 44 है, तो यह आ गया 2, यह आएगा 22/7, यह आएगा आर और यह आएगा 44। इसको आप सॉल्व करोगे, 22 44 से 44 गया, 7 उधर जाएगा, आर की वैल्यू 7, त्रिज्या 7 है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई यानी आएगा 22/7 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। 7 से कटेगा 7 बार, 22 का 7 गुना 154। ये मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया, और नहीं तो आपको बढ़िया शॉर्टकट बता दिया है। अगर 11 के पहाड़े से एक ही आंसर जा रहा है तो आपको पचने की जरूरत ही नहीं है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, एक ही आंसर आएगा। ठीक है। आपको एक नंबर दिया है 428693,745। इसमें आपको 9 का और 5 के स्थानीय मान का अंतर बताना है, आपको प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। अब स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, देखो भैया 9 कहां है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 9 10,000वें स्थान पर बैठा है, यानी वो 90,000 है। और 5 किस स्थान पर बैठा है? तो 5 केवल 5 है, इकाई पर बैठा है। 90,000 में से 5 घटा दो, 8995। इट शुड बी योर आंसर। ये आपके प्रश्न का आंसर होना चाहिए, सी। स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, राइट। तो ये 10,000वें स्थान पर बैठा है, यानी ये 90,000 है। ये इकाई पर बैठा है, यानी ओनली 5 है। तो आपने सॉल्व करा, आंसर आ गया आपका 8,995। चलिए भैया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया है। आपको टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है, विच इज 7/24। तो पी का मान क्या होगा? देखो ट्रिग्नोमेट्री है, आपको पता है, कंफ्यूजन हो तो लाल बटे कक्का, है ना, साइन कॉस टेन। ये लंब बटे कर्ण है, ये क्या है? सॉरी, लंब बटे आधार है। टेन का मतलब क्या हो गया? लंब बटे आधार। तो यहां पे लंब कितना है? लंब है 7, आधार कितना है? 24। तो अब या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो कि 7, 24 और 25 है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। या आपको अगर ट्रिपलेट पता है तो भी आंसर आराम से आ जाएगा 7, 24 और 25 की मदद से, है ना। अगर यहां 7 है, यहां 24 है, तो यहां निश्चित रूप से क्या आएगा? यहां 25 आएगा। चलो, अब आपसे कहा है टेन थीटा, आपसे कहा है कि भैया टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा, और ये किसके बराबर है? -p/28 के। ठीक है, मुझे बताइए टेन थीटा क्या है? तो टेन थीटा तो हमें पता ही है कि टेन थीटा का मतलब क्या है? टेन थीटा का मतलब है 7/24। अब बताओ सेक, सेक किसका उल्टा होता है?
हाँ 7 24 25 ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करे, है ना। तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो सेक का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार मतलब क्या हो जाएगा, 25 बटे 24। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 बटे 25, है ना। मैंने टेन सेक और साइन की बस वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया है। ठीक है। अब देखो यहां पे एलसीएम आ जाएगा 24, पर माइनस बीच में लगा है, माइनस का 25, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। यहां पे 25 में से 7 गया तो ये आ गया भैया 18, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 7 बटे 25, है ना। तो 7 बटे 25 का मतलब ये कि 7 नीचे रह जाना चाहिए, 25 आपका ऊपर चला जाना चाहिए, हाँ या ना। और इधर क्या है, इधर है माइनस का p और 28। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो माइनस से माइनस गया, 6 से कैंसिल करा 3 बार, 6 से कैंसिल करा 4 बार, 7 चौक 28 से 28 गया, तो 25 का 3 गुना क्या बचा, 75, 75। तो आपका आंसर क्या आ गया कि p की वैल्यू क्या है, 75 है। ठीक है। हाँ समझ आया। टेन थीटा सेक थीटा साइन थीटा माइनस पी बटे 28, आपने बस कैलकुलेशन किया है, एंड एट द एंड आपका आंसर कितना आ गया है, आपका आंसर 75 आ गया है। चलें आगे। अमित एक बार हमें देखना पड़ेगा भाई, है ना, अभी हम बता नहीं सकते। हम्म, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 से चलता है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। तो एक बात समझिए, सामान्य चाल के 4/5 से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखो आपको पता होना चाहिए, हम ऐसे करेंगे कि भैया पहले चाल कितनी थी और अब चाल कितनी है ना। और चाल के अनुपात को पलटने पर सभी देवियों और सज्जनों को पता होना चाहिए कि चाल के अनुपात को उल्टा कर दें तो वो समय बनता है, या समय को उल्टा कर दें तो चाल बनता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी चाल के 4/5 से चल रहा है, तो 4/5 का मतलब क्या हुआ, पहले चाल ज्यादा थी और अब चाल कम है। तो 5 से 4 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 से 5। अगर 5 से 4 हो गया तो समय क्या हो जाएगा, 4 से 5। अगर पहले 4 लगता था तो अब 5 लग रहा है, यानी 1 का यहां पे डिफरेंस है। 15 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 15 मिनट का अंतर है। 1 बराबर 15, उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है, तो 15 का 4 गुना करेंगे, 15 का 4 गुना आ जाएगा 60। तो 60 मिनट उसका रेगुलर टाइम है, और 60 मिनट को ही हम 1 घंटा बोलते हैं। 1 घंटा आपके प्रश्न का आंसर है। आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि पेपर में प्रश्नों का स्तर बहुत हाई नहीं है, बड़े ही नॉर्मल सवाल है। और आपको आखिरी में बताऊंगा मैं आपको कैसे मिलेगा, लेकिन आप चाहें तो मेरी मैथ्स की बुक ले सकते हैं, या ओनली मैथ्स का कोर्स भी ले सकते हैं, या कंप्लीट एलपी का आप बैच भी ले सकते हो विनर्स पे। तो अपनी किताबें हैं मैथ्स की, रीजनिंग की, वो आपको बहुत मदद करेगी। और बहुत अच्छी डिजिटल बुक्स हैं, क्यूआर कोड्स हैं, स्कैन करोगे वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ है। ये सब प्रश्न पढ़ाए हुए हैं, बस संख्याएं चेंज है, बाकी ऐसा कोई सवाल नहीं है जो अपनी किताब में ना हो। तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें मिलेंगी, और ये बहुत बेसिक सवाल हैं, तो आपको डरना नहीं है। चीजों का, चैप्टर्स का बेसिक क्लियर करना है, सब चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से बनेगी।
और एएलपी में वैसे भी एडवांस मैथ्स ज्यादा नहीं आता है, अरिथमेटिक ज्यादा आता है, और वो भी बहुत लड्डू लेवल है उसका, तो आप आराम से फोड़ सकते हो। अब ये देखो क्या है, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है। रेत और बजरी का अनुपात कितना है? 17:8 है। बजरी का सीमेंट से अनुपात, बजरी का सीमेंट से अनुपात कितना है? तो 6:17 है। मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात बताइए, रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए। तो आप एक काम करो, यहां 6 है तो यहां 6 लेना पड़ेगा, यहां 8 है तो यहां 8 लेना पड़ेगा। रेत कितना हो जाएगा? रेत हो जाएगा 17 और 6। बजरी क्या हो जाएगी? 8 और 6। सीमेंट क्या हो जाएगी? 8 और 17। आपसे तो रेत और सीमेंट पूछा है, देखो रेत के साथ सीमेंट पूछा है, तो कोई भी बच्चा बता देगा कि सर 17 से 17 गया, 2 से कैंसिल हुआ 3 बार, 2 से कैंसिल हुआ 4 बार, तो रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है? 3:4 है, 3:4 है। ये हो गया सॉल्व। हाँ, आया समझ में? ठीक है, चलिए। दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। दो भाई हैं, मैं उनको नाम दे देता हूं ए और बी। इनका योग कितना है? 46 है। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटी से दुगनी थी। 8 साल पहले, देखो वर्तमान से 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे से दुगनी थी, तो एक बड़ा है एक छोटा है, इसको बड़ा मान लेते हैं, इससे इसकी उम्र दुगनी थी। अब देखो ये 46 वर्तमान का है, ये प्रेजेंट का है। अनुपात 8 साल पीछे जाके बैठा है, तो मुझे भी 8 साल पीछे जाना पड़ेगा, है ना? तो जब मैं 8 साल पीछे जाऊंगा, मुझे दोनों को 8 साल पीछे ले जाना पड़ेगा, यानी दोनों का 8 8 16 कम करना पड़ेगा। उस जमाने में, यानी आज से 8 साल पहले उनका योग कितना आएगा? 30। 2 + 1 3, 1 = 10। तो बड़ा भाई 20 साल का है और छोटा भाई 10 साल का है। बड़े भाई की वर्तमान उम्र बताओ। 8 साल पहले ये 20 साल का था, तो आज ये भाई कितने साल का हो गया? 28 साल का हो गया। अरे 20 साल का था 8 साल पहले, तो आज कितने का हो गया? 28 का हो गया। क्लियर? ठीक है, ये वर्तमान का है। 8 साल पहले ले जाना है, तो 8 और 8 16 कम करना पड़ेगा। जैसे ही आपने 16 कम किया, ये उस जमाने की उम्र हो जाएगी। तो 2 और 1 3, 1 = 10, तो एक हो गया 20 साल का, 8 10 साल का। 8 साल पहले 20 साल का, तो वर्तमान कितने साल का? वर्तमान में वो 28 साल का। किसी संख्या के 28% का मान 35 है, वह संख्या क्या है? कोई नंबर है जिसका 28% निकालोगे तो 35 आएगा। तो 35 अगर 28% है, तो 100% कितना? प्रतिशत की दुनिया में आप जानते हैं, हर चीज को हम 100% से निकालते हैं कि 100% कितना। ठीक है, सॉल्व कर लो। 7 से 4 बार, 7 से 5 बार, 4 से ये कैंसिल हो गया 25 बार, 25 का 5 गुना 125, यानी वो संख्या क्या है? वो संख्या है 125, 125। क्लियर? वेरी गुड। चलो आगे। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी दोनों एक टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक साथ में काम किया और बी बंद हो गया। 4 घंटे तक साथ में काम किया, यानी कितने घंटे का काम बचा है? 6 घंटे का। अब बी चला गया, तो ए ने अपना काम जारी रखा और पूरा काम 13 घंटे में हुआ। अब एक बहुत हिडन बात है जो समझना, ए और बी ने 10 में से 4 घंटे काम किया,
यानी ए और बी के लिए 6 घंटे का काम बचा था। अगर बी छोड़कर नहीं जाता और अगर ए और बी दोनों काम करते रहते तो 6 घंटे में काम हो जाता। बोलो हां या ना, है ना, 6 घंटे में काम हो जाता। अब ये बताओ कि टैंक भरने में लगे हैं 13 घंटे, 13 घंटे लगे हैं, उसमें से 4 घंटे तो साथ में काम किया, यानी क्योंकि बी छोड़कर चला गया तो बेचारा ए जो है उसको अकेले 9 घंटे काम करना पड़ा। 13 घंटे में से 4 घंटे गए, यानी आगे के 9 घंटे ए अकेला काम करता रहा क्योंकि बी चला गया। जो काम ए और बी मिलकर 6 घंटे कर सकते थे वो काम करने में ए को 9 घंटे लगे। तो इससे हमें इनकी क्षमता पता चलने वाली है। ए और बी के बटे में ए ले आओ, 3 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 से कैंसिल होगा 2 बार। अब देखो हम पहले कुल कार्य निकालते हैं। ए और बी की क्षमता कितनी है? 3 है। ए और बी अगर 10 घंटे तक काम करें और 3 की क्षमता से काम करें तो टोटल कार्य है 30। और अगर ए से वो काम कराएं तो ए की क्षमता है 2, तो हमारे ए वाले भाई उसी काम को अकेले करेंगे तो कितने घंटे में कर देंगे? 15 घंटे में कर देंगे। टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेसिक सवाल आपके सामने है। क्लियर है? जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं? क्लियर भाई? एक बार और समझा देता हूं। ए और बी अगर मिलकर काम करते तो 10 घंटे लगते, 4 घंटे तक साथ में काम किया, यानी कितने घंटे का काम बचा? 6 घंटे का काम बचा। अब जो काम ए और बी के लिए 6 घंटे का है वो काम करने में ए को 9 घंटे लग गए क्योंकि बी छोड़कर चला गया। तो आपको इनकी क्षमता पता चल गई। ये क्या है? ये इनकी क्षमता है। क्षमता मतलब एफिशिएंसी है ना। तो ए और बी की क्षमता 3 है। 3 की क्षमता से अगर 10 घंटे काम करें तो कुल कार्य है 30। और ये काम अगर मैं ए से कराऊं तो ए बोलता है मैं एक दिन में 2 काम करूंगा, तो 15 घंटे में पूरा काम वो कर देगा। ठीक है? हाँ, चलिए भाई, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था जो मैं शाम को क्लास लेता हूं कि सर स्पेशल एएलपी का मैथ्स डिस्कस करवाइए। तो आपको समझ में आया होगा कि मैथ्स बहुत इजी है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत आराम से चीजों को आप कर सकते हो। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है और एडवांस इसमें आता नहीं है। इस क्लास की पीडीएफ में टेलीग्राम पे अभी शेयर कर रहा हूं, 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट से जुड़िए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और नहीं तो आप यहां जाके डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और 1 फरवरी से नया बैच आ रहा है हमारा, 499 उसकी फीस है, जिसमें आपको सारे विषय बहुत अच्छे से तैयार करवाए जाएंगे, है ना। और आज रात को 8 बजे एक खास अनाउंसमेंट है, एक बहुत काम की जानकारी है, तो 8 बजे रात को मिलते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं। ये हमारी पूरी फैकल्टीज की टीम है। और अगर आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, स्टैटिक जीके की किताबें चाहिए तो बहुत अच्छी अच्छी अपनी किताबें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी हर एग्जाम में, तो आप इन्हें भी खरीद सकते हैं, बुला सकते हैं। आपको अगर कोर्स खरीदना है कोई सा भी तो उसके लिए हमारी विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है। विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, किताबों के लिए हमारी एक अलग एप्लीकेशन है, विनर्स पब्लिकेशंस ऐप। इससे आप किताबें ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे आपको मिलेगी। कोर्स लेना है, टेस्ट लगाना है, फ्री क्विज लगाना है, बहुत सारी चीजें, वो सब विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर है। इवन रेलवे के लिए, यूपी पुलिस के लिए, जीडी के लिए, सबके लिए फ्री टेस्ट इस पर चल रहे हैं। किताबों के लिए हमारी एक अलग से एप्लीकेशन है, विनर्स पब्लिकेशन ऐप, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी और जो भी जानकारी होगी, देखो पोस्ट बढ़ाने के लिए, सारी चीजों के लिए हम अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, समय समय पे जानकारी देते हैं, जब भी ट्विटर कैंपेन होते हैं वो हम कर रहे हैं, तो वो एक अपनी अलग लड़ाई है। बट इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाना ही बंद कर दें और पढ़ना ही बंद कर दें। अगर ये सोच है तो फिर गलत है ना।
और हम यहां पर प्रीवियस पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, वो भी डिमांड पर कि सर कैसा पेपर आता है वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, टेक्निकल का सिलेबस काफी अलग है और टेक्निकल का एक सिंगल नहीं होता ना सिलेबस, सबकी अलग अलग हिस्ट्री में, इसलिए टेक्निकल उसमें कराना पॉसिबल नहीं है। तो आपका नॉन टेक्निकल पूरा सिलेबस उसमें कवर होगा। ओके, चलिए भाई विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 8 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी और एप्लीकेशन पर शाम को 6 बजे मुलाकात होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।